हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 30 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है आपका दोस्तों ULPGM V3 ULM ER जो है एक्सटेंडेड रेंज है दोस्तों। ठीक है, ये मतलब आप थर्ड वेरिएंट मान लीजिए इस कैटेगरी का। ठीक है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया है, मतलब किया गया है कहाँ पे, नेशनल ओपन एरिया रेंज करनूल, जो कि मतलब आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब इसमें हम लोग को जानने वाली बात क्या है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है ULPGM। ये क्या है दोस्तों? UAV है ना, अनमेंड एरियल व्हीकल, मतलब जो ड्रोन होते हैं ना दोस्तों, उनकी बात हो रही है इसमें। ये इसका मतलब वही है, लॉन्च्ड प्रिसाइजन गाइडेड मिसाइल। मतलब ये वो मिसाइल सिस्टम है दोस्तों जो कि अगर मतलब एक ड्रोन से भी मतलब लॉन्च किया जा सकता है ना। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके 3 वेरिएंट हैं दोस्तों। एक तो प्रोटोटाइप जो था पहला था, ये थोड़ा सा मतलब फील्ड यूज़ की तरह है, और ये जो है थोड़ा एक्सटेंडेड रेंज है। ULPGM V1, ULPGM V2 मतलब वेरिएंट 2, और ULPGM V3 मतलब वेरिएंट 3। यही है ULM ER, मतलब एक्सटेंडेड रेंज है इसका। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, जो मतलब अभी हाल फिलहाल में टेस्ट किया गया है। तो वो है ULPGM V3, जो कि है ULM ER, मतलब ULM यही है दोस्तों, है ना। मतलब UAV लॉन्च्ड प्रिसाइसन गाइड मिसाइल वेरिएंट 3। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज है, मतलब रेंज इसकी बढ़ गई है। इससे मतलब दिन और रात, मतलब फायर एंड फॉरगेट वाला सिस्टम है इसमें, जिसमें डे और नाइट ऑपरेशन चलता है। अगर डे में देखेंगे, अगर डे में इसका ऑपरेशन किया जाएगा तो 4 किलोमीटर तक के रेंज में मतलब फायर कर सकता है, और नाइट में 2.5 किलोमीटर तक के रेंज में कर सकता है। और इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है इसके पास, मतलब रात में भी देख सकता है, दिन में भी देख सकता है अच्छे से, है ना। टारगेट को फोकस करके आराम से अचीव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों? स्टार्टअप 20। ये स्टार्टअप 20 क्या है दोस्तों? ये एक्चुअली क्या है, जब मतलब सबसे पहली बार इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब इसको लाया कब गया था, तो जो मतलब 2023 में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी ना G20 की, उस समय इसका मतलब स्टार फॉर्मेशन हुआ था G20 का। तो उसी समय फर्स्ट एडिशन किसने कराया था? इंडिया ने कराया था 2023 में। इस बार जो 2025 का है दोस्तों, ये थर्ड एडिशन है। ठीक है, और ये कहाँ कराया जा रहा है? ये कराया जा रहा है दोस्तों साउथ अफ्रीका की जो G20 वाली प्रेसिडेंसी है ना, उसके तहत कराया जा रहा है। कहाँ पे? जोहानसबर्ग में, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, अब 3 ही हुए, तो दूसरा भी आप ध्यान लीजिए। सेकंड एडिशन 2024 में ब्राजील ने जो प्रेसिडेंसी करा था ना, उस दौरान हुआ था स्टार्टअप 20। ठीक है, इसका मेन फोकस है ग्लोबल स्टार्टअप्स के ऊपर, मतलब जो भी ग्लोबल स्टार्टअप्स हैं, है ना, उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ठीक है, 2023 अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, जो मैंने आपको बताया। और ये गोल आप देखिए, टू गिव स्टार्टअप ए वॉइस, मतलब एक उनके बोलने की जगह, मतलब जो कि ग्लोबल पॉलिसी डिस्कशन होता है ना, उसके अंतर्गत में ये कुछ बोल सकें अपने बारे में, है ना। और एनकरेज कोलैबोरेशन अक्रॉस कंट्री, जिससे कि मतलब कोलैबोरेशन को भी मतलब इनको मिल सके, कोलैब करें कंट्रीज नई नई, है ना। और ये किसके थ्रू वर्क करता है दोस्तों? ये कंसेंसस, मतलब सबके एग्री, मतलब सब एग्री करते हैं, तो उस हिसाब से काम करता है। कोई वोटिंग वाला सिस्टम नहीं है, मतलब रिकमेंडेशन यहाँ पे सिर्फ कंसेंसस से होता है, मतलब सबके एग्री होने पे होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं G20 क्या है दोस्तों, है ना। G20 तो आप लोग जानते होंगे। एक तो G20 इंगेजमेंट ग्रुप कितने हैं? सॉरी दोस्तों, थोड़ा कैमरा हिल गया था, है ना। G20 का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था ना, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चला था ना, उस दौरान इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसमें कितनी कंट्रीज है? G20 मत समझिएगा दोस्तों, इसमें 19 कंट्रीज तो है ही, और बाकी 2 यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन। इसको जो ऐड कराया गया था, इंडिया के द्वारा कराया गया था 2023 में। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप हैं, सिर्फ यही स्टार्टअप 20 नहीं है दोस्तों। जैसे बिजनेस के लिए B20 है, सिविल सोसाइटीज़ के लिए C20 है, लेबर के लिए L20 है, साइंस एंड रिसर्च के लिए S20 है, वुमेंस के लिए W20 है, थिंक टैंक्स के लिए T20 है, उसके बाद यूथ के लिए Y20 है, और स्टार्टअप 20 तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। अब ये है कि G20 में जितनी कंट्रीज, उसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? तो गुरु जी सीता अब SSC FCI में बैठती है। ठीक है, अब गुरु जी का क्या हुआ? जैसे G से जर्मनी हो गया, U से USA हो गया, R से रशिया हो गया, U से UK हो गया, J से जापान हो गया, I से यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडिया। ठीक है, S से सऊदी अरेबिया हो गया, I से इंडोनेशिया आ गया, T से टर्की आ गया, A से ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर A से अर्जेंटीना आ गया, फिर B से ब्राज़ील आ गया, S से साउथ अफ्रीका आ गया, फिर S से साउथ कोरिया हो गया, C से कनाडा हो गया, F से फ्रांस हो गया, C से फिर चाइना हो गया, I से इटली हो गया, M से मैक्सिको हो गया, और E से यूरोपियन यूनियन हो गया। ठीक है दोस्तों, और अफ्रीकन यूनियन तो है ही, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है कि अभी क्या हाल फिलहाल में क्या ना, इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नाविक सिस्टम, मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है,
इसका दूसरा नाम IRNSS भी है दोस्तों, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है ना, 7 सैटेलाइट्स को मतलब ऑर्बिट्स में डाला जाएगा, जिसके तहत मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब ये मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि पूरे ग्लोबल ये है, नहीं, ये इंडिया के कुछ रेंज तक है, मतलब जैसे 1500 किलोमीटर तक के रेंज में ये इंडिया के अराउंड द बॉर्डर्स ये कवर करेगा पूरा इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में, ठीक है। और अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसके जो 3 वेरिएंट मतलब सैटेलाइट है NVS 3, 4, 5, ये 2026 तक मतलब लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो NVS है शायद दिसंबर तक होगा, उसके 6 महीने बाद चौथा, फिर उसके 6 महीने बाद पांचवा, ठीक है। अब IRNS आप जान लीजिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसको नाविक भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, आप पूछ सकता है ना कि डिफरेंस मत सोचिएगा, दोनों सेम ही है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन किसके द्वारा डेवलप किया, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सबसे मेन बात क्या है, ये इंडिया का खुद का GPS लाइक सिस्टम, मतलब GPS की तरह एक सिस्टम है, ठीक है। और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक सर्विसेज जो कॉमन मैन के लिए होगा, एक रिस्ट्रिक्टेड भी होगा इसमें, ठीक है, 2 तरह से सर्विसेज देगा, ठीक है। और इसका काम क्या रहेगा, एक्यूरेट लोकेशन और टाइम इन्फॉर्मेशन को मतलब देना, ठीक है। इसके तहत 7 सैटेलाइट्स काम करेंगी, जो कि मतलब इंडिया के 1500 किलोमीटर के बॉर्डर में मतलब निगरानी करेंगे, ठीक है। अब ये जो मतलब सैटेलाइट्स हैं, इनको कौन से ऑर्बिट में डाला जा रहा है, कौन से ऑर्बिट का यूज़ किया जा रहा है इस सिस्टम के लिए, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नाविक सिस्टम, ठीक है। ऑर्बिट्स इसमें 2 यूज़ की जा रही है, एक जियो है और एक GSO है। जियो क्या है दोस्तों, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब ये मान लीजिए एक तरह के सर्कुलर ऑर्बिट है, और मतलब सर्कुलर और इक्वेटोरियल, मतलब अगर जैसे अर्थ है ना, ये इक्वेटर है, मतलब जैसे ये ऐसे ही घूमेगा इसके इक्वेटर के ऊपर में सर्कल, ठीक है। ये वाली जो ऑर्बिट है दोस्तों, ये फिक्स रहती है एक पॉइंट पे, ठीक है। और ये करीब करीब 35,786 किलोमीटर इक्वेटर के ऊपर में है, ठीक है, मतलब वही 36,000 किलोमीटर, ठीक है। अब GSO क्या है, जिसमें तो और सैटेलाइट्स रहेंगी, वो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों ना, ये जो अर्थ का और रोटेशन होता है वो करीब करीब 24 घंटे लेता है ना, वही जो करीब करीब लगता है वही इसके द्वारा लिया जाता है, इस ऑर्बिट के द्वारा, इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसके द्वारा, ठीक है। तो ऑर्बिट्स वेयर सैटेलाइट्स ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट करने का पीरियड जो है मैचिस अर्थ रोटेशन अप्रोक्स, जो कि है 24 घंटा, ठीक है। पूरा पूरा 24 घंटा नहीं, तो हम लोग लिखते हैं कुछ सेकंड में आ जाता है अंतर, है ना। तो GSO काम क्या हुआ दोस्तों, सैटेलाइट अपीयर्स टू मूव बट रिटर्न्स टू सेम पोजीशन एवरी 24 आवर, मतलब वही अर्थ का जो मतलब रोटेशन है उसी को मैच करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें जान लीजिए, स्टैटिक पोर्शन में आपसे पूछ सकता है तो ऑर्बिट्स के बारे में, कितनी तरह की होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो उसमें सबसे पहला जाता है लियो दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट, ये सबसे पास होता है अर्थ के, ये 160 से लेके मतलब 2000 किलोमीटर के रेंज में आपको मिलेगा, ठीक है, ये ऑर्बिट, ये जितने ऑर्बिट्स हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स, ठीक है। और इसमें क्या है कि मतलब एक कंप्लीट ऑर्बिट करने के लिए, मतलब सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, एक कंप्लीट ऑर्बिट करने के लिए एक सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में 90 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट जो है सबसे क्लोज है अर्थ की, ठीक है, मतलब 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के रेंज में ये सारी ऑर्बिट होती हैं। और इसी में क्या है ना दोस्तों, अगर कोई सैटेलाइट अगर और एक ऑर्बिट लगाएगी मतलब अर्थ के, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको 90 मिनट लगेंगे, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन होगा या वेदर की मॉनिटरिंग करना, या कुछ कुछ मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का भी यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेकंड टाइप मियो, ये हो गया मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट मतलब जो लो अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट के दोनों के बीच में हो, मतलब बिटवीन एलियो एंड हियो, मतलब 2000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर। पहला कौन सा है, लियो 160 से 2000 किलोमीटर। उसके बाद आता है मियो जो कि 2000 से 36,000 किलोमीटर। इसका यूज़ किया जाता है नेविगेशन सिस्टम के लिए। ये लियो और एचईओ के बीच में आता है। एचईओ जो है हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट वही है दोस्तों जिसमें मतलब हमारा जियो और जीएसओ काम करेगा, जहाँ पे मतलब हम लोग सेटेलाइट डालेंगे ना जियो वाले ऑर्बिट में, वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ होता है, ये जो मियो है नेविगेशन सिस्टम हो गया, जीपीएस हो गया या सम मतलब कम्युनिकेशन सेटेलाइट, उनके लिए यूज़ होता है। अब इसमें यही है, वो अर्थ वाला जो मैं बता रहा था, वन कंप्लीट ऑर्बिट इक्वल टू 2 से 24 घंटा, ठीक है। उसके बाद आता है एच ई यू क्या है, हाई अर्थ ऑर्बिट। इसका मतलब आप समझ लीजिए वो ऑर्बिट्स जो 36,000 किलोमीटर से ग्रेटर देन हो, ठीक है। ये कम्युनिकेशन या फिर वेदर सेटेलाइट्स के यूज़ होता है। इसी में टाइप आ जाता है जो हम लोग बता रहे थे, जहाँ पे मतलब नाविक वाले सेटेलाइट्स रखे जाएंगे या फिर ऑर्बिट करेंगे, वही है जियो और जीएसओ, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसका मतलब सर्कुलर पाथ होता है इक्वेटोरियल के मतलब डायरेक्ट, मतलब जैसे इक्वेटोरियल है और एक ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और इसका मतलब आप समझ लीजिए टाइप ऑफ सर्कुलर है। और इसमें सेटेलाइट क्या है कि एक पॉइंट पे फिक्स रहती हैं, किसमें, मतलब जियो में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें जीएसओ, ये है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब अर्थ का जो ऑर्बिटल पीरियड है ना उसी को मैच करते हैं, ठीक है, वही हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्बिट्स भी हैं दोस्तों, जिसमें एक पोलर ऑर्बिट है। पोलर ऑर्बिट आप समझ ही रहे हो दोस्तों, है ना। इसको मतलब अर्थ का जो पोल्स है ना उसके नियर पास करता है ये ऑर्बिट, ठीक है। और सन सिंक्रोनस और ऑर्बिट क्या है, ये भी एक तरह का पोलर ऑर्बिट है, क्योंकि मतलब यहाँ पे सैटेलाइट जो है एक मतलब रिलेटिव पोजीशन मेंटेन करते हैं किसी साथ, सन के साथ। और यहाँ पे मतलब कंसिस्टेंट लाइटनिंग कंडीशन रहती है, किसके लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन करने के लिए, है ना।
और रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है। यूज फॉर, और इसके बाद आता है तीसरा जो स्पेशलाइज्ड ऑर्बिट है वो है ट्रांसफर ऑर्बिट। जैसे नाम है उसी के हिसाब से मतलब इसका यूज होता है दोस्तों सैटेलाइट्स को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। जैसे जीटीओ हो गया, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, इसका यूज किया जाता है सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए, जो कि एक HEO है, मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जान लिया ऑर्बिट्स के बारे में, ठीक है, कितनी तरह की मेन ऑर्बिट्स होती हैं और कितनी तरह की स्पेशलाइज ऑर्बिट होती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नाविक में फिर से जाते हैं। नाविक कौन सी सर्विस देंगी, जैसे मैंने आपको बताया, एक सर्विसेज कॉमन आदमी के लिए होगा, ठीक है, सबके लिए, मतलब नेविगेशन पर्पज के लिए मोबाइल से यूज कर सकते हैं, मतलब वो है SPS, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज। और दूसरा है RS, रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, ये मतलब मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा यूज किया जाएगा, मतलब ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ऑथराइज्ड यूजर ही होंगे जो मतलब इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसा ही नाविक सिस्टम और कंट्रीज का क्या क्या नाम है वो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। जैसे USA अगर देखेंगे तो उसका जो सिस्टम उसका नाम है GPS, यूए देखेंगे यूरोपियन यूनियन का तो उसका नाम है गैलीलियो, रशिया को देखेंगे तो उसका नाम है ग्लोनास, चाइना को देखेंगे तो उसका नाम है BEIDOU, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है मतलब अभी तो मतलब न्यूज़ में यही चल रहा है कि नो ह्यूमन नीडेड इन 90 सेकंड्स और लेस, नासास AI सैटेलाइट डिसाइड्स टू शूट और स्किप ऑल इट्स ऑन। मतलब इसका मतलब क्या है, नासा ने एक मतलब ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसमें यूज़ करेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। और वो सैटेलाइट क्या करेंगे, फोटो खींचते हैं, फोटो खींचते समय उनको इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब जमीन से कोई इंस्ट्रक्शन आए, हाँ ये परफेक्ट लोकेशन है आप खींचिए, नहीं, वो खुद से देखेगा कि मतलब साफ सुथरी है कि नहीं, वेदर सही है कि नहीं, और जहाँ पे उसको क्लियर पिक्चर मिलेगा वो अपने आप ही खींच लेगा और भेज देगा, ठीक है। तो इस जो सिस्टम का नाम है जो नासा ने अभी डेवलप किया है उसका नाम है डायनेमिक टारगेटिंग। ये नासा का न्यू टाइप ऑफ सैटेलाइट सिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट्स को अलाउ करेगा टू मेक डिसीजन, मतलब खुद से लेने के लिए अलाउ करेगा जब ऑर्बिट करेंगे वो अर्थ को, ठीक है। और कोई भी मतलब वेट करने की जरूरत नहीं है उनको कि मतलब कोई इंस्ट्रक्शन दी नीचे से आएगा ह्यूमन के द्वारा तब हम लोग फोटो लेंगे, अगर उनको उनके हिसाब से सही लगेगा तो फोटो खींच लेंगे और भेज देंगे, ठीक है। एक ध्यान रखना दोस्तों, एस्ट्रोसैट मतलब एक नोट है, मतलब स्टैटिक पोर्शन आप समझिए, इसका मतलब जो फॉर्मेशन हुआ था 2015 में हुआ था और इसका लॉन्च कहाँ किया गया था, इसरो द्वारा किया गया था, ठीक है। इंडिया की पहली स्टेट बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्टडी करती है किसको, सेलेस्टियल बॉडीज को, जैसे स्टार्स हो गया, गैलेक्सीज हो गया है ना, ब्लैक होल्स हो गया और एक्सरेज हो गया है ना, इन्हीं सब का। और एक सिस्टम और याद रखिएगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। एक्चुअली क्या है इसमें, मतलब ये कल के पूछ लेता है किस किस काम आता है, ठीक है। जैसे कि आप रिमोट सेंसिंग वाला इमेज वाले काम जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा ऑपरेट किया था, इसरो। कहाँ कब से हो रहा है, 1988 से। पहला कौन सा था, IRS 1A, ठीक है, इस सीरीज में। किसके लिए, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग को करने के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। फिर सिक्स न्यूज़ है और आज का करंट अफेयर लास्ट क्या है दोस्तों, 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ अदर कुकिंग ऑयल, हियर्स व्हाई कोकोनट ऑयल इज ऑन फायर। मतलब इसमें सिर्फ कोकोनट ऑयल की बात हो रही है कि मतलब इसका दाम दिन ब दिन बढ़ क्यों रहा है। एक्चुअली क्या है, कोकोनट ऑयल जो है मतलब जो एक कोपरा होता है ना, कोपरा जो मतलब अंदर का जो वाइट वाइट पार्ट होता है ना, मतलब जो गरी होती है ना, उसी का जो ड्राइड गरी, मतलब ये गरी को ही बोलते हैं ड्राइड कैनल, उसी से इसका तेल निकाला जाता है। और ये जो कोपरा होता है किसका होता है, कोकोनट का होता है, ठीक है। ये सैचुरेटेड फैट से काफ़ी मतलब रिच होता है, जैसे लॉरिक एसिड वगैरह। ये क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होता है जो कि स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोनट प्रोडक्शन के हिसाब से देख लीजिए, इंडिया का 3rd रैंक है दोस्तों, ये रैंक है, 3rd रैंक है दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट इंडोनेशिया है, सेकंड फिलीपींस, और स्टेट वाइज देखेंगे कर्नाटक नंबर 1 पे, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक मतलब केरला है, ठीक है। एक बोर्ड है दोस्तों, मतलब नेशनली काम करता है कोकोनट के प्रमोशन के लिए, वो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनी हुई, किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप अगर एज पर एरिया देखोगे ना, पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोकोनट प्रोडक्शन करता है इंडिया में, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। एक्चुअली आज कम इसलिए क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, पर यह है कि स्किप नहीं करना चाहिए ना, कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर जो भी आप लोग देख रहे हैं उनका फिर मतलब वेस्ट ना हो, इसीलिए मतलब आए हैं। और बाकी जो भी बचा है दोस्तों ना, उसको मैं कल वाले करंट अफेयर में ऐड करके कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ओके बाय। अगर कोई अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, थैंक यू, बाय।